नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। शेख हसीना की सत्ता बांग्लादेश में छिन गई है और बांग्लादेश की सड़कों पर अब जश्न का माहौल भी है। बांग्लादेश में सेना का शासन है जब तक कि कोई अंतरिम सरकार नहीं बन जाती। शेख हसीना पर कई आरोप रहे। आप ये बांग्लादेश की तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर इस समय कई जगहों से जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं, लेकिन इस बीच खबर ये है कि अभी भी स्थिति जो है वो वहाँ पे बहुत सही नहीं हुई है। शेख हसीना पर कई तरह के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप रहा, चुनाव में धांधली का आरोप रहा, विपक्ष को खत्म करने का आरोप रहा। लेकिन ये भी सच है कि शेख हसीना वाजिद के शासन में बांग्लादेश ने आर्थिक तरक्की भी की। शेख हसीना भारत की मित्र रहीं और जमात जैसे कट्टरपंथियों पर उन्होंने कड़ाई की। अब शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक उथल-पुथल में खतरा ये भी है कि वहाँ कहीं कट्टरपंथी सत्ता पे हावी ना हो जाएं। जब ये छात्र विरोध या छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, तब ये आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन था। लेकिन जुलाई में शुरू हुए इस आंदोलन के राजनीतिक होने में देर नहीं लगी और साथ साथ ये हिंसक होता गया। सरकार ने इसके बाद इस पर काफ़ी सख्ती भी शुरू कर दी, जो लोगों को पसंद नहीं आया। अवामी लीग के नेताओं ने कहा कि सरकार को उखाड़ फेंकने का ये आंदोलन कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। सरकार को गिराने की कथित मांग बीएनपी जमात के षड्यंत्रकारियों की ओर से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश है। और अवामी लीग की तरफ के नेताओं ने यह भी कहा कि छात्रों को मुखौटा बनाकर सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश को बांग्लादेश किसान, मजदूर और छात्र स्वीकार नहीं करेंगे। बहरहाल ये हुआ, इस छात्र आंदोलन ने एक अलग शक्ल ली और अब हालत ये है कि शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा। अवामी लीग ने विपक्ष पर देश को गृहयुद्ध में धकेलने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में कुछ पत्रकार ये भी मानते हैं कि इस अस्थिरता में चीन और पाकिस्तान का रोल है। मैंने कुछ ही देर पहले बात की है पत्रकार मोहम्मद मासूम खान से, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश के। যে চীন চীন का যে चाइना चाइना गवर्नमेंट के जे 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 सिचुएशन क्रिएट किया है, मैं ये सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ चाइना को, पाकिस्तान को, सिचुएशन को। ये जे खराब सिचुएशन आया है बांग्लादेशे, ये सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है चाइना एंड पाकिस्तान ओके। गवर्नमेंट। किस लिए जी। किस लिए किस लिए ये चाइना एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट फोर्सिंग जे हमारा हमारा देश का जे अपना लो एवं मिडिल लेवल आर्मी ऑफिसर को वो लोग मैनेज कैसा मैनेज किया है हम लोग नहीं जानता, मगर इंटेलिजेंस के जे रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट से जान गया है एवं एवं मेरा एवं हमारा देश का जो टीवी चैनल आप जरा देखा रहा है टीवी में, ये दिस इस सिचुएशन में मैं श्योर शेख हसीना गवर्नमेंट को एवं शेख हसीना आवामी लीग गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट को जैसा जैसा पर्याय जे ले गया है, इसलिए इस पर्याय के लिए जिम्मेदार मैं ठहरा रहा हूँ पाकिस्तान एवं चाइना गवर्नमेंट को। जी, तो अब ये सवाल है, पाकिस्तान और चीन के रोल की भी इसमें बात हो रही है और इसके साथ साथ इंटरनल पॉलिटिक्स, वहाँ पर जो घरेलू राजनीति है उसने इसमें क्या रोल प्ले किया है और अब क्या डर है। सवाल ये भी है कि भारत के लिए यहाँ पर किस तरह की चिंताएं हैं, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। शेख हसीना भारत के मित्र रहीं। भारत की कई चिंताएं हैं सुरक्षा के मद्देनज़र। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला, जो कि बांग्लादेश में राजदूत रह चुके हैं। मैं सबसे और साथ साथ हमारे साथ ब्रह्मचलानी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सामरिक मामलों के जानकार। लेकिन सबसे पहले हर्ष श्रृंगला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, वहाँ पर एक अंतरिम सरकार बनेगी, सेना इस वक्त जो है वो काबिज है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, शेख हसीना भारत की अच्छी मित्र रहीं।
बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। भारत की इसको लेकर चिंताएं हैं, वहां पर एक अस्थिरता रहेगी तो। बिल्कुल, पिछले 3-4 दिनों में हम देख रहे हैं कि इस परिस्थिति काफी गंभीर हो रही थी, और वहाँ पे जो प्रेशर्स थे पब्लिक के तरफ से और जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, उसका नतीजा ये रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, और आर्मी रूल उसके जगह में शुरू हुआ। अभी आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन होगा, पर हमें देखना है कि अभी क्या बातें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, किसके साथ चल रहे हैं वहाँ पे। और इसमें मेरे ख्याल से हमें शासन के साथ, मिलिट्री के साथ काफ़ी अच्छा संपर्क रखना चाहिए, और हमें हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो जैसे एक पड़ोसी देश के तौर से हमें जो कहना है और हमें को जो संदेश देना है वो हमें ज़रूर देना चाहिए। ये वक्त है कि हम अपना संदेश इनको दें। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ब्रह्मा चलानी भी। ब्रह्मा, ये भी इस वक्त हमने इंटरनेट पे ये बहुत चर्चा है कि कैसे इस समय जो वहाँ पे सड़कों पे देखा जा रहा है उसमें कट्टरपंथी एलिमेंट्स हावी हो गए हैं, और ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। बल्कि एक पत्रकार से वहाँ मैंने बात की जो ये बात नाम ले रहे थे कि इसमें चीन और पाकिस्तान का बहुत रोल रहा है। वहाँ पर जो अस्थिरता सड़कों पर दिखी है, वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स का इसमें इस छात्र आंदोलन को ओवरटेक कर लेने में क्या रोल रहा है? एक तो जो इंटरनल डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक पीसफुल स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद ये जो आर्सन अटैक्स हुए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिस तरह से काफ़ी सारा वैंडलिज्म हुआ, तो उससे साफ जाहिर था कि ये जो लुम्पन एलिमेंट्स हैं, उन्होंने इस मोमेंट को कैप्चर कर दिया। अब एक्सटर्नल फोर्सेस भी शेख हसीना के खिलाफ थे, कई सारे पावरफुल एक्सटर्नल फोर्सेस। आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान तो शेख हसीना के काफ़ी खिलाफ काफ़ी शुरू से था, मगर चीन भी बहुत नाराज़ था शेख हसीना के खिलाफ, क्योंकि रिसेंटली फॉर एग्जांपल शेख हसीना ने इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट देने का डिसीजन दिया कि जो 30 नवंबर पर एक $multi-billion प्रोजेक्ट बांग्लादेश शुरू कर रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट शेख हसीना ने कहा पब्लिकली कि वो इंडिया को देगी। जी। तो उसे जो नाराज़गी हुई चीन में, वो काफ़ी अपैरेंट थी। और उसके अलावा अमेरिका शेख हसीना के खिलाफ हो चुका है पिछले साल से। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुलेआम सैंक्शंस की धमकी दे रहे थे पिछले साल से शेख हसीना के सरकार के खिलाफ, और शेख हसीना ने पब्लिकली कहा कि यूएसए रेजीम चेंज चाहता है बांग्लादेश में। तो आप देखिए, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका शेख हसीना के खिलाफ हो चुके थे। तो इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस मिलके जी दोनों के लिए एक सक्सेस रहा कि शेख हसीना ना केवल सत्ता से हटी है, बल्कि बांग्लादेश से वो भाग चुकी हैं। तो आपने ये बताया कि कैसे ये इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस ने काम किया है, और अमेरिका में बाइडेन प्रशासन भी चाह रहा था कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो। तो ये बहुत दिलचस्प है इस नज़र से भी इसे समझना कि सिर्फ और सिर्फ ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा जिसने शेख हसीना की सरकार को हिला दिया। इस वक्त मैं वापस आऊँगी इस चर्चा पे। इस वक्त ये भी खबर आ रही है कि शेख हसीना जो हैं उनके विमान में ईंधन रिफ्यूलिंग इस वक्त हो रही है, और रात के 1 बजे वो लंदन रवाना हो सकती हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ हैं। मुकेश, क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिली है कि जो शेख हसीना का विमान है C-130, ये बांग्लादेश एयरफोर्स का कार्गो विमान है, जो कि करीब 5:30 बजे हिंडन एयरबेस है वहाँ पर लैंड किया था। और उसके बाद से वो विमान में बैठी हैं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, वो उनसे मिलने गए थे। करीब 1 घंटे मुलाकात चली, और अजीत डोभाल ने उनसे जो हालात हैं बांग्लादेश के, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली, और उसके बाद मुलाकात करने के बाद वो वहाँ से निकल गए। इसके बाद जो एयरफोर्स के वेस्टर्न कमांड के चीफ हैं, वो भी उनसे मिलने गए थे, और वो भी मुलाकात करके निकल गए हैं। अभी जो ताज़ा जानकारी है वो ये मिल रही है कि शेख हसीना का जो विमान है
उस विमान में उनके जो परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी हैं, परिवार के कई लोग मौजूद हैं और साथ में घर का काफ़ी सारा सामान इस विमान में रखा गया है, क्योंकि कार्गो विमान है और कहा जा रहा है कि करीब 168 कार्टन इस विमान के अंदर रखे हुए हैं। तो अभी ये तय किया जा रहा है कि शेख हसीना के साथ क्या उनके परिवार के लोग भी लंदन के लिए रवाना होंगे। दो देशों की बात चल रही है, एक फिनलैंड और दूसरा लंदन। तो क्या वो लंदन जाएंगे या फिनलैंड जाएंगे, अभी थोड़ी देर में साफ होगा, लेकिन दो देशों की बात चल रही है और ये भी तय किया जा रहा है कि क्या शेख हसीना के साथ उनके परिवार के सभी लोग विदेश जाएंगे। इसके अलावा जो उनका विमान है, उनमें उस विमान में ईंधन भरा जा रहा है, जिससे कि आगे के सफ़र के लिए उनको कोई परेशानी ना हो। तो अभी तमाम जो अधिकारी हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं और आगे का जो ट्रैवल प्लान है उसकी तैयारी की जा रही है। जी, धन्यवाद आपका मुकेश। रात के 1 बजे शायद वो यहाँ से टेक ऑफ करें। इस वक्त रिफ्यूलिंग हो रही है। आपको बता दें कि NSA अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की है और उनके साथ उनकी बहन भी है, उनके परिवार के कुछ और लोग भी हैं। मैं वापस आना चाहूँगी, हमारे साथ वीना सीकरी भी जुड़ गई हैं और हर्ष श्रृंगला भी हैं। वीना सीकरी, हम अभी बात कर रहे थे कि जो छात्र आंदोलन की तरह शुरू हुआ तो वहाँ पे विपक्ष की राजनीति काफ़ी हावी हो गई है। आप वहाँ रह चुकी हैं पूर्व राजदूत के तौर पे, जमात जैसी पार्टियों की इसमें क्या भूमिका आप देखती हैं इस वक्त? अगर हम इंटरनेट देखें तो फिर से बहुत दो तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं कि इस वक्त जो सड़कों पे देखा जा रहा है, फिर से टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं और कट्टरपंथियों का एक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। जी, जो मुझे भी खबरें मिल रही हैं वहाँ से, वो बिल्कुल आपने सही कहा कि कट्टरपंथियों का राज ही है। शुरू में ये बिल्कुल स्टूडेंट्स मूवमेंट थी, इट वाज़ अ लीडरलेस स्टूडेंट मूवमेंट। इसमें कोई एक हायरार्की नहीं थी, कोई एक बड़ा लीडर नहीं था। अलग-अलग कोऑर्डिनेटर्स थे, अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के कोऑर्डिनेटर थे। लेकिन उस वक़्त जब ये कोटा रिफॉर्म मूवमेंट जेन्युइन कोटा रिफॉर्म मूवमेंट थी, तब शेख हसीना के साथ इनका सामान्य व्यूज़ थे, बल्कि दे वर ऑन द सेम पेज। और शेख हसीना ने ही 2018 में 6 साल पहले उन्होंने कोटा पूरा अबॉलिश कर दिया था। पिछले 6 सालों में कोटा था ही नहीं और अब जब हाई कोर्ट ने रिस्टोर किया तो वो सुप्रीम कोर्ट में गई। तो 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मिल गया था, उनका निर्णय मिल गया था कि कोटा अब सिर्फ 5% रहेगा। लेकिन उस बीच जो है, जो छात्र दल, छात्र लीग है, स्टूडेंट्स विंग अवामी लीग का जो शिविर है, स्टूडेंट्स विंग जमात-ए इस्लामी का और जो BNP का स्टूडेंट्स विंग है, ये तीनों सड़क पे उतरे और जो हादसा तब हुआ, जो किलिंग्स तब हुई, उसी में ये जो है द स्टूडेंट मूवमेंट हैज बीन टेकन ओवर। ये बिल्कुल अब अलग रहा है। कल के अखबार में बांग्लादेश में एक डेली सा बहुत ही वेल नोन पेपर है, उसमें ये लिखा था कि परसों तक जो 204 मौतें हुई थी पूरे मूवमेंट में 15 जुलाई से 3 अगस्त तक, उन 204 मौतों में सिर्फ 53 स्टूडेंट्स थे। सिर्फ 53 स्टूडेंट्स की मौत होती, बाकी सब जो है एक्टिविस्ट थे या सामान्य लोग थे या फिर पुलिस के लोग भी थे उसमें, जिन्होंने लॉ कीपर्स थे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ दैट दिस स्टूडेंट मूवमेंट हैज मॉर्फ्ड इनटू समथिंग एल्स। ये अब कुछ और बन गया था जो अब स्ट्रीट पे आप देखिए, जो भी आप विजुअल दिखा रहे हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप जो है बांग्लादेश में वो बहुत ही पेट्रियोटिक ग्रुप है। और अब आप दिखा रहे हैं कि ये शेख मुजीब के स्टैचू को गिरा रहे हैं, उसे हिला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि धानमंडी में मुझे एक विजुअल मिला कि शेख मुजीब का घर था जिसमें वो असैसिनेट हुए थे, वो जल गया है। तो ये जो आज कट्टरपंथियों के कट्टरपंथियों का है, उनका राज लग रहा है। और जो इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है वो हम देखना चाहेंगे कि उनमें कितने लोग जो हैं जो अवामी लीग के हैं या अन्य पेपर के हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो रिश्ता है वो सरकार के साथ होना चाहिए। अगर आर्मी इंचार्ज में है, हमें आर्मी चीफ के साथ बातें करनी चाहिए और पता होना चाहिए, क्योंकि वी वांट स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो और डेमोक्रेसी हो। जी, भारत चाहता है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मजबूत हो और वहाँ पर शांति रहे। हमारे साथ हर्ष श्रृंगला जुड़े हुए हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और वहाँ पर एम्बेसडर भी रहे। तो जो हर्ष श्रृंगला, ये बात बार बार आ रही है कि जो छात्र आंदोलन की तरह शुरू हुआ वो छात्र आंदोलन रहा नहीं। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो जिसमें दिख रहा है कि शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ी जा रही है और जिस तरह की आगजनी वहाँ पर और हंगामा है और जो लोग मारे गए हैं और जहाँ जो हमले हो रहे हैं उसमें भी देखें आपकी विपक्ष के जो पार्टियां हैं उसमें बहुत सारे उनके लोग हैं। तो इसमें अब आपको भारत के कंसर्न्स और जमात जैसी पार्टियों की इसमें क्या भूमिका दिख रही है, हर्ष श्रृंगला? नहीं, चिंता तो ये है कि वहाँ पे एक शांतिशील स्थिति होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर जो स्थिति है उसको रिस्टोर करना चाहिए, अपने लोगों को सुरक्षित कर रखना चाहिए, खास तौर से जो मतलब वल्नरेबल सेक्शंस होंगे वहाँ उस देश में, उनका सुरक्षा रखना चाहिए। और ऐसे कोई शासन या सरकार नहीं आनी चाहिए इस स्थिति में जो कि भारत के खिलाफ भविष्य में काम करें, क्योंकि हमने देखा है कि कई सरकारें हैं पिछले मतलब पिछले जमाने में जिन्होंने बांग्लादेश को एक मतलब इंडियन इंसर्जेंट्स के लिए एक सेफ हेवन रखा था, जिन्होंने आतंकवादियों को समर्थन दिया था भारत के खिलाफ, और हमारे पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में इंस्टेबिलिटी भी इन्होंने वहाँ पे किया था। और इस स्थिति हम नहीं चाहते हैं अभी, और इसमें हमें अच्छी तरह मतलब पूरी तरह कहना चाहिए जो मिलिट्री शासन है कि जो भी आप करें पर भारत का जो कोर इंटरेस्ट है वो ज़रूर आप उसका ख्याल रखें। जी, बांग्लादेश का बॉर्डर है भारत के साथ, और बंगाल बॉर्डर पर होने के लिए भारत के लिए बहुत बड़े कंसर्न है वहाँ पर किसी तरह की अस्थिरता, और हर श्रृंखला वो कट्टरपंथी ताकत के हावी होने का जो खतरा है। और साथ ही हमने बात की बांग्लादेश में कुछ लोगों से जो ये भी मानते हैं, और अभी ब्रह्मचलानी भी कह रहे थे कि इसमें जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका भी काफ़ी रोल है, जो ये यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। तो भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। शेख हसीना ने काफ़ी कड़ाई की थी कट्टर ताकतों के खिलाफ, और शायद इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि आज वो थोड़ी अनपॉपुलर भी रहीं। और इस वक्त क्या डर है कि ये जमात जैसी या दूसरी जो कट्टर ताकतें हैं वहाँ पे वो हावी होंगी? बिल्कुल, जो विद्यार्थियों के तरफ से प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो बिल्कुल जेन्युइन प्रोटेस्ट था, और उनके जो मांगे थी वो बहुत ही मतलब सही थे। वो मांगे पूरी कर दी गई है, मतलब जैसे कि कोटा है वो चाहते नहीं थे, सरकार ने कोटा निकाला गया, फिर कोटा खत्म कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय लिया कि कोटा हटाया जाए, सिर्फ 5% का कोटा रखा जाए। उसके बावजूद भी ये उसके बाद इंसिस्ट करने लगे कि सरकार को हटनी चाहिए। तो उस बीच में जो हमने देखा है काफ़ी मतलब एलिमेंट्स आ गए थे जो कि स्टूडेंट्स नहीं थे, जैसे कि ऑपोजिशन बीएनपी के जो जी। पॉलिटिकल वहाँ पे राजनीतिक दल है उनके लोग आए थे। जो जमात इस्लामी जो मतलब एक रेडिकल ग्रुप है जो कि प्रो पाकिस्तान ग्रुप थे, 1971 में जो युद्ध हुई थी उन्होंने जी। पाकिस्तानी फौजियों को सपोर्ट किया उनके देशवासियों के खिलाफ, वो ग्रुप भी अभी एक्टिव है। और उनके जो यूथ ग्रुप है, वो युवा ग्रुप हैं जो कि छात्र शिविर कहते हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हुए थे। और ये ग्रुप्स को ज़रूर ये बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को देखना चाहिए कि ये ग्रुप्स को ऐसे स्थिति में नहीं डालें जो कि ये मतलब अपने देश के लिए निर्णय लें, क्योंकि ये माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, ये बांग्लादेश के भी खिलाफ हैं और इनके देश में सपोर्ट नहीं है। पर ये ज़रूर मतलब जबकि आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, सुरक्षा का सिचुएशन देखते हैं, इसमें इनका बहुत भारी मतलब नेगेटिव तरह से योगदान है। और ये मतलब काफ़ी देश के अस्थिरता में ये मतलब शामिल हो सकते हैं। जी। तो ये हमारे काफ़ी सीरियस कंसर्न्स होंगे, हम्म। और ये हमें इनको साफ साफ बता देना चाहिए कि ये बिल्कुल हमारी तरफ से चलेगा नहीं। जी। जी। धन्यवाद आपका हर श्रृंखला हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वीना सीकरी और ब्रह्मचलानी जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं हम ब्रह्मचलानी और वीना सीकरी इस बात पर कि अगर शेख हसीना की सरकार को गिराने में जो अमेरिका और चीन अभी हाथ रहा है, तो वो आखिर ऐसा क्या किया था शेख हसीना ने जो इन देशों के लिए वो नापसंद हो गई थी। एक ब्रेक के बाद।
और इस वक्त ये खबर आ रही है कि कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक हो रही है प्रधानमंत्री आवास पर। हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़े हैं। विकास, क्या जानकारी है इस पर? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले सीसीएस की बैठक खत्म हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही थी और इस बैठक का जो मुद्दा था, जो एजेंडा था, वो बांग्लादेश में आज के हालात हैं। और बांग्लादेश में आज के हालात के बाद शेख हसीना, जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वो इस्तीफा देके भारत पहुंची हुई हैं। हिंडन एयर बेस पर वो फिलहाल अपने विमान में है। इंतजार हो रहा है कि वहाँ ग्रेट ब्रिटेन से उनको जो राजनीतिक शरण है उसकी इजाजत मिल जाए, उसके बाद वो रवाना हो। लेकिन इन सारे हालातों को देखते हुए सीसीएस की बैठक हुई थी। इसी दौरान जो बांग्लादेश से लगी हुई भारत की सीमा है, वहाँ पर 200 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये कर्फ्यू जो है फिलहाल जो है कल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। तो भारत में जो सुरक्षा की कदम है वो एहतियात के तौर पर काफी सख्ती से उठाए गए हैं। और साथ ही साथ शेख हसीना का भारत पहुंचना, ये भी एक भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क है और ऐसी सूरत में एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है। तो इन्हीं सब हालातों पे चर्चा हुई है। तो कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक हुई है जिसमें मुद्दा रहा बांग्लादेश और भारत की सुरक्षा। और बांग्लादेश और बंगाल का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश से जो लगा हुआ भारत का बॉर्डर है, वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया कल सुबह 6 बजे तक के लिए फिलहाल, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। और ये सवाल बना हुआ है कि जो हालात हैं वहाँ पर वो सामान्य कब होंगे। शुक्रिया आपका विकास।